बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जो मेरा टॉपिक है जी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है 2026 जो कि तरमीम के बाद आया है, उसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 दफ़ा 11 जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम जो इन डिटेल डिस्कस करेंगे ये ट्राइब्यूनल जो है वो किस तरह काम करता है, उसकी प्रोसीडिंग क्या है। जब उसके ट्राइब्यूनल के पास से कोई भी दरख्वास्त जाती है किसी भी जायदाद के कब्ज़ा के हवाले से, तो वो उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो कैसे जो है उसको प्रोसीड करता है, कैसे उसमें कार्रवाई करता है, आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। इसमें हम देखते हैं जी कि सेक्शन 11 जो है वो डील करता है जी इसको ट्राइब्यूनल की कार्रवाई को, प्रोसीजर ऑफ द ट्राइब्यूनल। आज हम देखते हैं जी कि ट्राइब्यूनल की कार्रवाई किस तरह होती है। इस कार्रवाई को जो है वो दफ़ा 16 जो है वो इस ऑर्डिनेंस का वो डील करता है। आज हम सेक्शन 16 जो है वो देखते हैं कि ट्राइब्यूनल जो है वो अपने किसी भी केस की जो है वो कार्रवाई किस अंदाज में करता है। इसमें सबसे पहले है जी कि अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी अंडर सेक्शन 8। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब पहले जो व्लॉग्स मैंने किए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ट्राइब्यूनल की एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन जब दी जाती है तो 3 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल ये एप्लीकेशन जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को भिजवा देते हैं, और स्क्रूटनी कमेटी जो है वो पाबंद है इस बात की कि 1 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करे और वापस ट्राइब्यूनल को दे। अब जो सेक्शन जो 16 है वो डील करता है कि जब जो है ट्राइब्यूनल अपनी रिपोर्ट दे देता है उससे आगे कार्रवाई कैसे होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। यहाँ पे है जी कि अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी स्क्रूटनी कमेटी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट द ट्राइब्यूनल शैल प्रोसीड विद द मैटर एंड ट्राई एवरी केस अराइजिंग आउट ऑफ एनी अलेज्ड ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप और इलीगल पोजेशन। अब आप ये बात जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो बड़ा गौर से सुनिए कि जब कमेटी रिपोर्ट भिजवा देती है उसमें रिपोर्ट में जो भी लिखा होता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जब रिपोर्ट सामने आ जाती है तो ट्राइब्यूनल ने क्या देखना होता है, किसके बारे में उन्होंने फैसला करना है। विद रिस्पेक्ट टू दी ओनरशिप, ट्रिब्यूनल देखती है कि मलकियत के बारे में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है कि मलकियत किसकी है। क्या जिसने कब्ज़ा छीना है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, मलकियत उसकी है, या जिससे कब्ज़ा छीना गया है मलकियत उसकी है। यानी कि ट्रिब्यूनल ने मलकियत और इलीगल पोजेशन या गैर कानूनी कब्ज़ा के बारे में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। मैं सेक्शन 16 जो है आपके सामने रखा है मैंने। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीडिंग कैसे करता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये हमने सबसे पहले देखा कि जी ट्राइब्यूनल जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों को देख सकता है, एक मलकियत को और एक नाजायज़ कब्ज़ा को। इसके बाद है जी notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the tribunal shall also have exclusive jurisdiction to determine the question of title। ट्राइब्यूनल जो है वो टाइटल मलकियत के क्वेश्चन को देखेगा, मलकियत को देखेगा। इफ एनी ऑफ द इन्वॉल्व प्रॉपर्टी बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। अच्छा जी, अब जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 है वो बड़ा अहम है। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the tribunal shall have exclusive jurisdiction for the trial of any complaint whose complaint has been found false, frivolous, or vexatious, and if the complaint is found false, frivolous, or vexatious by the tribunal, the complainant shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years, but not less than 1 year, एंड फाइन विद में विच में एक्सटेंड टू 5,100 रुपीज़। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि अगर कोई शख्स गलत दरख्वास्त देता है जो कि हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होती, सिर्फ किसी शख्स को तंग करने के लिए दरख्वास्त देता है, तो उसके लिए सज़ा भी रखी हुई है। ये सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई शख्स गलत दरख्वास्त देता है, गलत हक़ाइक़ पर मबनी दरख्वास्त देता है, तो ट्राइब्यूनल जो है वो ये समझता है कि ये दरख्वास्त गलत थी, तो वो उसको सज़ा भी दे सकता है। सज़ा कितनी दे सकता है? वो मैक्सिमम 5 साल सज़ा उस शख्स को हो सकती है जो गलत दरख्वास्त देगा, और 1 साल से कम दरख्वास्त नहीं सज़ा नहीं होगी। और दूसरा जो है
5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना भी हो सकता है। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसलिए दरख्वास्त जो है वो गलत नहीं देनी, किसी को तंग करने के लिए नहीं देनी। ये नहीं है कि हर बंदा उठे कि जी अब दरख्वास्त दे देती हैं, ट्राइब्यूनल बन गया है तो वहाँ पर दरख्वास्त दे देती हैं। लेकिन अब बात वो ज़हन में रखिएगा, अगर कोई शख्स गलत दरख्वास्त देना चाहता है तो वो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो नताइज हैं वो अपने सामने रखे कि उसको सज़ा भी हो सकती है, मैक्सिमम 5 साल, कम से कम 1 साल और 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी, every case shall be proceeded on a day-to-day basis and decided by the tribunal within a period of 30 days from the date of receipt of report by the tribunal, and the case shall not be adjourned for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of justice, and no adjournment shall in any case be granted for more than 7 days. अब आप ये भी बात ध्यान में रख लें कि ये स्पीडी ट्रायल है कि ट्राइब्यूनल जो है वो कार्रवाई करेगा, वो डे टू डे करेगा, यानी कि हर दिन जो है नेक्स्ट दिन की वो तारीख होगी, हर दिन जो है वो उसकी समाअत होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि ट्राइब्यूनल जो है फैसला करेगा 30 दिन के अंदर, ट्राइब्यूनल अपने केस का फैसला 30 दिन के अंदर करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर वो कोई अगर एडजर्नमेंट मांगता है, कोई तारीख मांगता है, तो किसी पार्टी को तारीख नहीं दी जाएगी। अगर कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो फिर तारीख दी जा सकती है, वरना तारीख नहीं होगी। 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो ट्राइब्यूनल ने किसी भी दरख्वास्त का फैसला करना है। अच्छा, इसके बाद है जी कि सब सेक्शन 7 जो है, द ट्राइब्यूनल में अवार्ड मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल एंड इनलीगल पोजेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी विच शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द इमल प्रॉपर्टी सो पोजेस्ड। अब एक सज़ा ये भी दे सकता है जो शख्स, पहले तो थी ना सज़ा उस शख्स को जो कि गलत दरख्वास्त दी है जिसने, अब दूसरी जो है वो सज़ा जो है जो शख्स गैर कानूनी काबज़ है उसको क्या सज़ा होगी, ये ज़रा देखिएगा। द ट्राइब्यूनल में अवार्ड मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल एंड इनलीगल पोजेशन, कि जो गलत कब्ज़ा करेगा उसको वो जो है जुर्माना भी कर सकती है, ट्राइब्यूनल कर सकता है, ऑफ द इमल प्रॉपर्टी विच शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जुर्माना कितना होगा कि जिस जायदाद पे कब्जा किया है जितनी उसकी कीमत होगी उतना ही जुर्माना हो सकता है, कर सकता है। एज डिटरमाइंड इन द अकॉर्डिंग्स विद द वैल्यूएशन टेबल नोटिफाइड अंडर द स्टैम्प एक्ट एज ऑन द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट, एंड इन एडिशन देयर टू द ट्राइब्यूनल में ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी प्रॉफिट गेन accrued from such immovable property or any superstructure constructed thereupon by the accused to the lawful owner। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ यही नहीं है कि उसको सिर्फ सज़ा होगी, बल्कि उसको ये जुर्माना कर सकता है और इतनी मालियत का कि जितनी जो है उसकी जायदाद की प्रॉपर्टी होगी, और उसने जो प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से हासिल किए होंगे वो भी, और जो स्ट्रक्चर जो है उस बनाया होगा वो भी उसी को दे दिया जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद है जी, the amount of compensation and profit so awarded and the cost of restoration of possession if any shall be recovered as arrears of land revenue। और ये लैंड रेवेन्यू को जो तरीकाकार है रिकवरी का, उसके मुताबिक ये पैसे रिकवर किए जाएंगे किसी भी मुलजम से जब उसको सजा हो जाएगी। The tribunal may at any stage of the case order the arrest of any accused for an offence under the act through police or an agency or authority of the government। अब ये बात भी ध्यान में रखिए कि ट्राइब्यूनल को ये इख्तियार भी है कि वो किसी भी मुलजम को वो गिरफ़्तार करवा सकता है, पुलिस को हुक्म दे सकता है कि इस मुलजम को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसको मुलजम को गिरफ़्तार करके हमारे पास पेश किया जाए या कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाए। नंबर 10 पे है जी, सब सेक्शन 10 जो है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर no court other than the Lahore High Court shall have the power to grant bail or order release of the accused arrested under subsection 8। कोई भी जो शख्स गिरफ्तार हो जाएगा ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से, वो सिर्फ हाई कोर्ट ही उसको बेल दे सकता है और हाई कोर्ट ही उसको छोड़ सकता है, इसके अलावा कोई कोर्ट जो है वो उसको नहीं छोड़ सकती। इसके बाद है जी सबसेक्शन 11 जो है सेक्शन 16 का, वेयर एनी केस इन्वॉल्विंग इलीगल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज पेंडिंग। ये अब बात बहुत अहम है कि प्रपोजिशन आपको पहले बता दूं, वो ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की किसी जायदाद के बारे में कोई केस किसी और अदालत में चल रहा है तो क्या वो केस जो है
वो ट्राइब्यूनल के पास आ सकता है समाअत के लिए। ट्राइब्यूनल का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस केस को मंगवा सकता है, या वो जो सिविल कोर्ट है जिसके पास वो केस पेंडिंग है वो केस ट्राइब्यूनल को खुद भिजवा सकती है। अब इसके बारे में बहुत अहम प्रपोजिशन है, लोगों के बारे ज़हनों में ये बहुत सवाल काफ़ी दफ़ा लोगों ने पूछा भी है और सवाल उनके आता भी है कि वो जो केसेस पेंडिंग है उनके बारे में क्या होगा। उसके बारे में ये सेक्शन 16 जो है उसका सेक्शन 11 सब सेक्शन 11 जो है वो डील करता है इसको। वेयर एनी केस इन्वॉल्विंग इलीगल पोजेशन ऑफ द इमल प्रॉपर्टी इज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल अदर देन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट of Pakistan, Supreme Court of Pakistan or Lahore High Court, a lawful owner may file an application before such court or tribunal for transfer of the said case to the tribunal after evaluating the record of the case and hearing all the persons concerned. If it is satisfied that the case prima facie falls under the exclusive jurisdiction of the tribunal, shall transfer the case to the tribunal. अब एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी केस ऑलरेडी जो किसी अदालत में पेंडिंग है वो जो है केस हाई कोर्ट में ना हो, सुप्रीम कोर्ट में ना हो, इसके अलावा किसी अदालत में, सिविल कोर्ट में या किसी और ट्राइब्यूनल में पेंडिंग हो, और वो शख्स जिसका ये केस है वो या वो अदालत सिविल कोर्ट जिसमें वो केस पेंडिंग है या ट्राइब्यूनल अगर महसूस करे तो वो शख्स जो उस केस को ट्रांसफ़र कराना चाहता है वो एप्लीकेशन दे सकता है उस सिविल कोर्ट में जिसके पास पेंडिंग है कि जी मेरा केस ट्राइब्यूनल में भिजवा दिया जाए, या ट्राइब्यूनल में भी एप्लीकेशन दी जा सकती है कि जी मेरा केस फलां सिविल कोर्ट में है और आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में आता है तो आप उस केस को मंगवा लें। तो दोनों जगह पे एप्लीकेशन दी जा सकती है उस शख्स की तरफ से जो कि ये समझता है कि उसका केस जो है वो ट्राइब्यूनल में समाप्त होना चाहिए। उसके बाद जब दरख्वास्त दी जाती है, अगर सिविल कोर्ट में दी जाए तो सिविल कोर्ट भी ये ट्राइब्यूनल को केस भिजवा सकता है, और अगर ट्राइब्यूनल में दी जाए और ट्राइब्यूनल देखता है कि वाकई ये केस उसकी जुरिस्डिक्शन में है तो ट्राइब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी है उस केस को अपने पास जो है वो मंगवा सकता है समाअत के लिए। तो ये जो है ये इख्तियार जो है वो सिविल कोर्ट को भी दिया है, ट्राइब्यूनल को भी दिया है कि एप्लीकेशन दे के वो केस जो है वो ट्राइब्यूनल के पास आ सकता है। अब ये बड़ी अहम सवाल था, लोगों के जहनों में बड़ा एक सवाल आता था कि काफ़ी सारे केसेस जो है वो प्रॉपर्टी के ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो कि ट्राइब्यूनल की जो है वो समाअत में आते हैं, तो लिहाजा अब वो दरख्वास्त दे के, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप दरख्वास्त देंगे तो सिविल कोर्ट में दें या ट्राइब्यूनल में दें तो वो देखना पड़ेगा क्या ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में वो केस आता है। अगर वो आता होगा तो फिर वो मंगवाएंगे, ये इख्तियार समाअत ट्राइब्यूनल को बनता है उसका। अगर ट्राइब्यूनल या वो सिविल कोर्ट ये समझते हैं कि ये इख्तियार समाअत ट्राइब्यूनल का है तो फिर ये केस जो है वो उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद है जी, अगर जब ये केस ट्रांसफ़र जब होके आता है तो इसकी कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जैसा कि पहली अदालत में थी। ये बात आप जहन में रखिएगा कि केस आ सकता है, केस ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसकी कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहाँ से वो पहले वाली अदालत में कार्रवाई हो रही थी। अब ये आप जहन में रखें, ट्राइब्यूनल जो है वो एक फ़ैसला देगा और उसके बाद वो डिग्री पास करेगा। वो डिग्री पास होगी, ये डिग्री की सूरत में जो है वो ट्राइब्यूनल को इख्तियार है फ़ैसला करने का। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।